हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने जीके के साथ साथ में मैथ की क्लासेज भी शुरू कर दी हैं भाई। तो आप अब धीरे धीरे है ना, हम सारे सब्जेक्ट को शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं भाई, और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। तो ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। तो देखिए, हम जीके के अंदर मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन इतिहास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है कौन सा, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने शुरू किया है मुगल काल को, और मुगल काल के अंदर हमने बाबर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, यानी कि मुगल काल के टाइम पीरियड के बारे में। मुगल काल है, मुगल काल का टाइम आता है कितना, ये 1526 से लेकर के और कब तक, 1707 तक तो शक्तिशाली शासक यहाँ गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन ये मुगल काल का समय पीरियड माना जाता है कब, जब 1857 की क्रांति हुई थी। उस टाइम पर 1857 की क्रांति में दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक था कौन, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो इसका अंतिम शासक 1857 तक क्या है, शासन करते हैं भाई। अब इसका उत्तराधिकारी या संस्थापक था कौन, बाबर थे। और बाबर ने क्या है, इसकी स्थापना की थी। कब इसकी स्थापना की थी, 1526 के अंदर की थी। और इसने क्या है कि लगातार यानी कि 4 या 5 साल शासन किया। 1526 से 1528 तक इसने क्या है, युद्ध किए थे। और उसके बाद 1530 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी बातें है ना, हमने पीछे वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। वो पेपर की दृष्टि से सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं भाई। अब देखो, बाबर है, बाबर की मृत्यु हो गई। गद्दी पर तो बैठा था 1526 के अंदर, लेकिन इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। बताया जाता है कि बाबर है ना, बाबर को क्या है कि इसकी माता ने इसको जहर दे दिया था, इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। या फिर कुछ बुकों के अंदर ये भी आता है कि बाबर जो था इसने मदपान ज्यादा कर लिया था, जिसके कारण से इसकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। अब देखो, यानी कि आपको इतना याद रखना है कि इसकी मृत्यु हुई थी कब, 1530 में। अब 1530 के अंदर इसकी मृत्यु हुई ना, तो इसको दफनाया कहां पर था, तो इसको दफनाया गया था आराम बाग के अंदर। ठीक है, कहां पर दफनाया गया है, आराम बाग के अंदर दफनाया गया। लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि अगर मेरी मृत्यु मतलब हो जाती है, उसके बाद मेरा मकबरा कहां पर, इसके पसंदीदा जगह थी कौन सी, काबुल। तो इसको क्या नहीं कि यहाँ पर दफनाया गया था पहले तो, और फिर यहाँ से क्या किया भाई, निकाल करके इसके शव को और कहाँ ले गए, काबुल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा आता है कहाँ पर, काबुल के अंदर। ठीक है, कहाँ है भाई, काबुल में। अब बाबर ने यानी कि कुछ कार्य करवाए थे, किस किस चीज का इसने निर्माण करवाया था, तो हरियाणा के अंदर आता है स्थान कौन सा, पानीपत। पानीपत के अंदर, और पानीपत में है ना, इसने किसका निर्माण करवाया भाई, यहाँ पर एक तो बनवाई है क्या, काबुली मस्जिद। ठीक है, काबुली मस्जिद, और दूसरा आता है यहाँ पर क्या भाई, काबुली बाग। इन दोनों का निर्माण कहां पर, हरियाणा के अंदर। बताया जाता है कि इसको बागवानी काफी पसंद थी, इस कारण से इसने काबुली बाग का क्या है, निर्माण करवाया था। मतलब बागवानी सबसे ज्यादा करवाते थे ये। और बागवानी के चारों तरफ क्या है, चौराहा, यानी कि चारों तरफ का रास्ता निकालते थे। उनके बीचों बीच से क्या है, रास्ता कट करवाया जाता था ताकि वो सुंदर लगे, इस कारण से। तो इसने इस कारण से कहां पर, हरियाणा के पानीपत के अंदर काबुली मस्जिद और क्या, काबुली बाग का निर्माण करवाया था। बाबर की एक आत्मकथा आती है, और इसकी आत्मकथा है कौन सी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, क्या है, तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी है, या फिर इसी का ही दूसरा नाम आता है बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी तो खुद जी आत्मकथा है भाई। तो आत्मकथा है तो लिखी किसके द्वारा गई थी, बाबर के द्वारा ही। लेकिन किस भाषा के अंदर इसने लिखा था, इसको लिखा था तुर्की भाषा के अंदर। तुर्की भाषा में इसने क्या है, इस तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को लिखा था। लेकिन इसका आगे जाकर के कब, अकबर के शासनकाल के अंदर इसका अनुवाद करवाया गया था दूसरी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में, इसका फारसी भाषा में। और फारसी भाषा के अंदर इसका अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के टाइम पीरियड की बात आती है ना, फारसी में अनुवाद। और फारसी में अनुवाद क्या था, अकबर का नवरत्न आता है, और नवरत्न कौन थे, अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम के द्वारा क्या किया गया था,
इसका फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खान खाना वैसे कौन था? नवरत्न था। किसका? अकबर का। और उसी के टाइम पर इसका क्या किया था? बाबरनामा का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया था। तो ये सारी बातें थी किससे संबंधित भाई? बाबर से संबंधित। अब बाबर है ना, जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठा था ना, जब इसको ये लगा कि मतलब इसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसने कहा अपने बड़े बेटे को बुला करके, और अपने बड़े बेटे को बताया कि गद्दी पर अगर बैठो ना तो बिना लड़ाई झगड़ा करके ही गद्दी पर बैठना और अपने भाइयों के साथ आपस में मिलजुल करके रहना। ठीक है, इस कारण से इसने जैसे ही ये क्या, इसकी मृत्यु के बाद, कब? 29 अगस्त की बात आती है, 29 अगस्त, और 29 अगस्त कब? 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका ही, किसका उत्तराधिकारी भाई? बाबर का उत्तराधिकारी। बाबर के बाद गद्दी पर आता है कौन? हुमायूं। अब ये हुमायूं गद्दी पर बैठता है कब? 29 अगस्त 1530 ईस्वी के दिन। अब 29 अगस्त 1530 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठता है। तो गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, यानी कि अपने पिता की आज्ञा का, मतलब ये ज्यादा आज्ञाकारी था, अपने पिता की हर बात को मानता था और हर किसी की बात को मानने वाला व्यक्ति था भाई, ज्यादा सहनशील और आज्ञाकारी माना जाता है। तो इसने जैसे ही ये क्या है, यानी कि गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को चारों भाइयों के अंदर बांट दिया। ठीक है, किसके अंदर बांट दिया भाई? इसने 4 भाइयों में बांट दिया। अब देखो, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूं बाबर के बारे में। पहले कौन था? बाबर। इसके बाद गद्दी पर आया कौन है? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं क्या है? गद्दी पर बैठते हैं। अब हुमायूं है, इस हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कब? 1508 ईस्वी के अंदर। 1508 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? काबुल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है जन्म इसका? काबुल में। अब 1508 में इसका जन्म हुआ था, और कितने वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु में। और 23 वर्ष की आयु में क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठा भाई। ठीक है, 23 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? ये गद्दी के ऊपर बैठा था। लेकिन क्या है कि ये ज्यादा आज्ञाकारी होने के कारण से जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, मृत्यु के टाइम पर बाबर ने क्या किया, अपने बेटे हुमायूं को बुलाया और बुला करके इसको अच्छे से समझाया था कि आप है ना, मतलब मेरी मृत्यु के बाद में लड़ाई झगड़ा मत करना, आपस में मिलजुल करके रहना और शासन सत्ता को अच्छे से चलाना। इस कारण से अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कब? 23 वर्ष की आयु में जब ये गद्दी पर बैठा, उस टाइम पर इसने अपने सारे राज्य को क्या कर दिया? चारों भाइयों के अंदर बांट लिया। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है? भूल थी। इसी कारण से क्या है, इसका विनाश हुआ था। अगर ये इस भूल को नहीं करता और शक्तिशाली यानी कि शासन सत्ता अपने हाथों में ही रखता ना, तो इसकी हार कभी नहीं होती। देखिए, अब बाबर है, बाबर के 4 बेटे थे, और 4 बेटे कौन कौन थे भाई? एक तो खुद था कौन है? हुमायूं। इसके अलावा 3 बेटे और आते हैं। एक का नाम आता है क्या? कामरान। और जो तीसरा बेटा है इसका नाम आता है अस्करी। ठीक है, और एक और बेटा है इसका, उसका नाम आता है हिंदाल। कौन है भाई? हिंदाल। ठीक है, बाबर है, बाबर के 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा कौन है? हुमायूं है। अब बाबर की आज्ञा के अनुसार हुमायूं ने अपना सारा साम्राज्य इन भाइयों के अंदर बांट दिया। अब खुद के पास में तो कौन सा बचा भाई? इसके पास में तो है ना, इसने तो अपने पास में सिर्फ 2 ही स्थान रखे थे। एक तो कौन सा? आगरा वाला, और दूसरा कौन सा स्थान रखा इसने? ये दिल्ली वाला। ठीक है, दिल्ली और आगरा वाला जो साम्राज्य था, जो स्थान था, वो तो हुमायूं के पास में था। इसके अलावा कांधार और काबुल थे ना, ये दोनों किसको दे दिए भाई? ये दोनों कामरान को दे दिए। ठीक है, इसके अलावा एक आता है संभल वाला स्थान, और संभल वाला जो स्थान था, वो स्थान किसको दे दिया इसने? अपने भाई, तीसरे नंबर का जो भाई था, अस्करी को दे दिया। और हिंदाल को इसने कौन सा दिया? राजस्थान वाला एरिया। और राजस्थान में कौन सा? अजमेर और मेवाड़ वाला एरिया दे दिया था। ये तो अपने भाइयों से ज्यादा प्रेम करता था और आज्ञा का पालन करने के कारण से इसने इनको दे दिया। लेकिन यही इसकी गलती
क्या है, आगे जाकर के इसकी कमजोरी बन गई। अब जैसे ही हुमायूं ने अपना सारा साम्राज्य इनको सौंप दिया, इनको बांट दिया, तो इन्होंने थोड़े समय बाद इन तीनों भाइयों ने ही क्या किया, इन तीनों भाइयों ने ही अपने भाई के खिलाफ में विद्रोह करने शुरू कर दिए। अब क्या हो गया, इसके पास में तो शासन सत्ता कमजोर, यानी कि थोड़ी शासन सत्ता रहेगी, इस कारण से ये कमजोर पड़ गया। और इसी टाइम पर है ना, जब इन्होंने विद्रोह किया था, तो इसी टाइम पर कहां पर एक तो आता है बंगाल का शासक, ठीक है, कौन है भाई, बंगाल के शासक आते हैं। और दूसरा आता है कौन, ये बंगाल का जो शासक था ना, इसका नाम था महमूद लोदी, ठीक है, ये इब्राहिम लोदी का ही भाई बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी का भाई था कौन, महमूद लोदी। ये गद्दी पर बैठे थे, कहां पर, यानी कि बंगाल के अंदर, बंगाल का शासन सत्ता इसके पास में थी। इसके बाद एक स्थान आता है कौन सा, बिहार वाला एरिया भाई। और बिहार का जो शासक था ना, वो शासक कौन था, वो आते हैं फरीद। ये फरीद इसका वैसे बचपन का नाम आता है, लेकिन इसका नाम आता है शेर खां, ठीक है, शेर खां यहाँ के क्या है, गद्दी पर बैठे थे। इसके अलावा एक और स्थान आता है कौन सा, गुजरात वाला एरिया। इस गुजरात का जो शासक था ना, गुजरात का शासक आता है कौन, बहार खां या बहादुर शाह है, ठीक है, शासक आता है बहादुर शाह है, बहादुर शाह। ये क्या है, गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब देखो हुमायूं है, हुमायूं गद्दी पर बैठा था कब, हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1530 ईस्वी के अंदर क्या है, ये गद्दी पर बैठता है। और एक तो कितने दिन, 1540 तक शासन करेगा। इसके बाद इसका दोबारा से टाइम पीरियड आता है कब, 1555 से लेकर के कहाँ, 1556 ईस्वी तक। तो ये दोनों टाइम पीरियड आते हैं किसके, हुमायूं के। अब जैसे ही ये क्या है, गद्दी पर बैठता है हुमायूं, तो 1531 के अंदर इसने क्या कर दिया, इसने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। और विद्रोह करके इसने कौन सा, यानी कि एक किले को क्या कर लिया, अपने अंडर में कर लिया भाई, ठीक है, अपने अधिकार में ले लिया। कहाँ का, यहाँ बंगाल वाले एरिया के पास वाला। अब इसके बाद इसने कब, 1531-32 की ही बात आती है, 1531 में, 1531 के अंदर है ना, इसने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध किया था 1531 के अंदर, तो वो आता है देवराय का युद्ध, ठीक है, देवराय का युद्ध किया था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये देवराय का युद्ध हुआ है, दो शासक आते हैं भाई, एक साइड में तो कौन है, हुमायूं है, और दूसरी साइड में कौन आता है यहाँ पर, ये कहाँ का शासक, बंगाल का शासक। और बंगाल के शासक कौन है, महमूद लोदी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये युद्ध होता है, महमूद लोदी और दूसरा कौन सा, हुमायूं, इन दोनों के बीच में। और इस युद्ध के अंदर क्या है, हुमायूं की जीत हो जाती है और महमूद लोदी क्या है, हार जाते हैं। अब हारने के बाद ये हार गया ना, तो इस कारण से ये वाला जो, यानी कि बंगाल वाला जो एरिया था ना, ये सारा एरिया अब किसके पास में आ गया, अब बिहार के शासक कौन है, शेर खां के पास में आ गया है, ठीक है। किसके पास में आ गया भैया, अब ये शेर खां के पास में। अब इसने आगे जा करके कब, 1539 के अंदर, ठीक है। वैसे तो धीरे धीरे क्या है, ये शासन सत्ता, यानी कि जो ये बिहार वाली और कौन सी भाई, ये बंगाल वाली शासन सत्ता है, ये हथियाना चाहता था कौन, हुमायूं। लेकिन ये शासन सत्ता इसको हाथ नहीं आई, किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर एक शक्तिशाली शासक बैठा हुआ है, कौन है, शेर शाह है, ठीक है। कौन बैठे हुए हैं भाई, यहाँ पर शेर शाह बैठे हुए हैं। अब देखो 1531 में इसने क्या किया, युद्ध किया, ठीक है। 1531 ईस्वी में युद्ध करने के बाद कब, 1533 ईस्वी के अंदर। और 1533 ईस्वी के अंदर है ना, इसने एक नगर की स्थापना की थी। कौन सा नगर बसाया था इसने, दीनपनाह, ठीक है। कौन से नगर की स्थापना की है इसने, दीनपनाह नगर की स्थापना की है। और आगे जा करके 1556 के अंदर क्या है, इसी दीनपनाह के अंदर एक पुस्तकालय आता है, और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। तो 1531 में कौन सा युद्ध किया इसने, देवराय का युद्ध किया था। और फिर आगे जा करके कब, 1533 में कौन सा नगर बसाया इसने, दीनपनाह नगर की क्या है, स्थापना की है। अब आगे जा करके कब, 1539 के अंदर। और 1539 ईस्वी में इसने
में युद्ध क्या था और कहाँ बिहार के अंदर ही स्थान आता है, बिहार के कौन सा, बिहार के अंदर स्थान आता है चौसा, चौसा नामक स्थान के ऊपर ये युद्ध होता है। इस कारण से इस युद्ध का नाम क्या रखा गया है, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ किस किस के बीच में है, बिहार का शासक, बिहार के शासक कौन है यहाँ पर, तो ये एक साइड में तो हुमायूं है ही भाई, ठीक है, और दूसरी साइड में कौन आता है, शेर खां। शेर खां क्या है, ये गद्दी पर बैठे हुए हैं। इसका वैसे वास्तविक नाम की बात करें तो क्या नाम आता है, फरीद। बताया जाता है कि इसने क्या किया था, एक शेर को मारा था, इस कारण से इसको क्या उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के अंदर कौन जीत गया, शेर खां की क्या हो गई, जीत हो गई। जो शेर खां जीतने के बाद है ना, ये इसकी शेर खां की सबसे बड़ी जीत थी। और इस जीत के बाद इसने क्या कर लिया, एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की इसने, शेरशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। कौन सी उपाधि इसने धारण की है, शेरशाह की उपाधि धारण की है। आप देखो, यानी कि हुमायूं के इस युद्ध के अंदर हार हो गई। हारा तो इसने क्या है, ये बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचा करके भागा था। और इसकी क्या है कि इसको ये हार क्या नहीं हुई, सहन नहीं हुई। इस कारण से ये अपनी जान देना चाहता था, मरना चाहता था। और इसने गुस्से में क्या है, यानी कि नदी के अंदर कूद गया ये। और फिर वहां पर नदी के अंदर है ना एक बिस्ती था, और बिस्ती का नाम आता है क्या, उस बिस्ती का नाम है निजाम। इस निजाम नामक बिस्ती ने क्या किया, इस निजाम नामक बिस्ती ने इसकी हुमायूं की क्या की थी, जान बचाई थी। और जान बचाई भाई पहले तो इसकी, और फिर इसको यहाँ से भगाया। आप देखिए ये वापस आ गया अपने ही साम्राज्य के अंदर, कौन, हुमायूं। जैसे ही अपने हुमायूं अपने शासन सत्ता को संभालता है तो गद्दी पर आता है, तो उसी टाइम पर सबसे पहले क्या करता है हुमायूं, इस निजाम शाह को, इस निजाम नामक व्यक्ति को एक दिन का शासक बनाता है, ठीक है। इसने यानी कि अपने जो जान का जो एहसान था वो बदला चुकाने के लिए इसने क्या किया, निजाम को एक दिन का शासक बनाया। और निजाम ने क्या किया इस टाइम पर, इसने इसी टाइम पर है ना, यानी कि शासनकाल हुमायूं के टाइम पर ही, लेकिन इस निजाम ने क्या किए थे, सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के चलवाए भाई, इसने चमड़े के, ठीक है, चमड़े के सिक्के चलवाए थे। पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है। चमड़े के जो सिक्के चलाए गए हैं, चमड़े के सिक्के किसके शासनकाल के अंदर चले थे, तो मुगल काल के अंदर। और मुगल काल में कौन सा शासक आता है, हुमायूं। हुमायूं के टाइम पर क्या है, ये सिक्के चलाए गए थे। लेकिन चलवाने वाला या चलाने वाला व्यक्ति कौन था, निजाम नामक बिस्ती, ठीक है। इस निजाम नामक बिस्ती के द्वारा ये इन सिक्कों की क्या है, प्रचलन में लाया गया था भाई, ठीक है। आप देखिए, यानी कि इसके बाद फिर अपनी हार का बदला लेने के लिए, वैसे तो क्या है, यानी कि इस दूसरी साइड में कौन, शेरशाह है ना। शेरशाह भी यानी कि दिमाग में उसने इतना अच्छे से मतलब बढ़ा रखी थी बात कि मैं भारत के अंदर से जो मुगल काल के जितने भी शासक हैं या मुगल जो वंश हैं, इनको क्या कर दूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा। इस कारण से वो वेट कर रहा था किसका, हुमायूं का दोबारा से। अब इस युद्ध में हारने के बाद फिर दोबारा से युद्ध होता है बिहार के अंदर ही, कब, 1540 के अंदर। और 1540 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है ना, ये युद्ध कहाँ पर होता है, ये होता है बिलग्राम के अंदर, ठीक है। कहाँ है भाई, बिलग्राम में। और बिलग्राम भी बोल सकते हैं या कन्नौज भी बोल सकते हैं इसको। कन्नौज के अंदर, बिलग्राम के अंदर ये युद्ध हुआ था। इस कारण से इसका नाम भी क्या रखा गया, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये युद्ध भी किस किस के बीच में हुआ, उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में। एक साइड में तो कौन थे, हुमायूं, और दूसरी साइड में कौन आता है, शेरशाह है, ठीक है। शेरशाह, अब शेरशाह के नाम से क्या है, ये युद्ध लड़ता है भाई। उस टाइम पर शेरशाह था, यहाँ इस युद्ध के अंदर इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली, शेरशाह की उपाधि। इस युद्ध में भी संयोग क्या हुआ, हुमायूं की हार हो गई और कौन जीत गया, शेरशाह जीत गए। अब यहाँ से क्या है, 1540 में हुमायूं यानी कि यहाँ से निकल करके भाग जाता है, जंगलों के अंदर चला जाता है। और जंगलों के अंदर 15 साल तक, ठीक है, 15 साल तक क्या करता है ये, 15 वर्ष तक एक घुमक्कड़ जीवन जीता है भाई। एक यानी कि जो घुमक्कड़ जनजाति होती है ना, उसी तरह से क्या करता है ये जीवन जीता है, कहाँ पर, जंगलों के अंदर।
अब यानी कि 1540 से लेकर के कब तक, 1545 ईस्वी तक। वैसे तो 1555 तक का टाइम आता है। यहाँ शेरशाह सूरी का वंशज या शेरशाह सूरी शासन करेंगे। शेरशाह सूरी तो 5 साल शासन करेगा। इसके बाद इसके आगे जाकर के उत्तराधिकारी क्या है, गद्दी पर बैठेंगे। अब आगे जाकर के कब, दोबारा से, ठीक है, अब दोबारा से कब की बात आती है भाई, 1555 के अंदर, ठीक है, 1555 के अंदर दोबारा से अपनी शासन सत्ता को हासिल करना चाहता है कौन, हुमायूं। और फिर दोबारा से आक्रमण करता है किसके ऊपर, शेरशाह सूरी के ऊपर। और यहाँ पर ये युद्ध माना जाता है 1555 के अंदर, कौन सा, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध बताया जाता है, सरहिंद का युद्ध बताया जाता है भाई। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आता है एक साइड में तो कौन है भाई, सिकंदर सूरी, ठीक है। कौन आते हैं, सिकंदर सूरी है। और दूसरी साइड में यहाँ कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ है हुमायूं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर किसकी जीत हो जाती है, हुमायूं की जीत हो जाती है। और हुमायूं युद्ध में जीत करके, इसको हरा करके गद्दी पर बैठता है दोबारा से। और कब तक, 1555 से लेकर के और कब तक, 1556 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। अब 1556 ईस्वी के अंदर है ना, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये मरा कैसे था भाई, ये इसने 1533 के अंदर नगर बसाया था ना, कौन सा नगर है, दिनपना नगर। इस दिनपना नगर की यानी कि इसके अंदर एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुस्तकालय, इसकी सीढ़ियों से गिर करके क्या है, इसकी क्या भाई, मृत्यु हो जाती है। ये पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी, तो वो आते हैं कौन, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा कौन सा शासक है जिसकी दिनपना नगर की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई थी, तो वो आते हैं कौन, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बारे में बताया जाता है, वैसे तो हुमायूं का है ना, वह अयोग्य शासक भी माना जाता है भाई, लेकिन ये क्या था, इसका अभागा शासक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई इसको अभागा शासक, क्योंकि इसके शासनकाल यानी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा था उस टाइम से ही इसको शासन सत्ता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई। और इसने क्या है, इसको यानी कि घुमक्कड़ जीवन जीना भी शुरू किया था। इस कारण से इसको क्या माना जाता है, अभागा माना जाता है। और इसने अपनी शासन सत्ता को अपने भाइयों के अंदर भी क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अब देखो इसके बारे में, ये है ना जो हुमायूं है, ये ज्योतिषी के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास करता था और ज्योतिषी में ज्यादा विश्वास करता था। तो इस कारण से बताया जाता है कि यानी कि सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं ना, तो उन दिन के हिसाब से ही यानी कि हर वार के हिसाब से क्या है, 7 रंग के कपड़े पहनता था। जो भी वार होता है उस वार के हिसाब से ही क्या करता था, ये कपड़े पहनता था। तो ज्यादा ज्योतिषी के अंदर क्या है, ये विश्वास रखता था। अब इसकी यानी कि जीवनी आती है भाई, और इसकी रचना आती है कौन सी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हुमायूं नामा इसकी बहन के द्वारा लिखी गई थी। इसकी बहन का नाम आता है क्या, गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम ने क्या किया था, हुमायूं नामा को लिखा था। अब जैसे ही 1556 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु होती है ना, तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम क्या है, अकबर। अकबर गद्दी पर बैठते हैं भाई। और अकबर का संरक्षक आता है बैरम खां। बैरम खां वैसे इसके शासनकाल के अंदर सेनापति था और उसने क्या किया था, यानी कि अकबर की शासन सत्ता को अच्छे से मतलब शासन सत्ता चलवाने का काफी प्रयास किया था। उसकी देख रेख के अंदर ही अकबर ने क्या किया था, शासन किया था। तो ये सारी बातें अकबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे और मुझे मोटिवेट मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की भी वीडियो ला सकूं और यानी कि जो हमारे ये जो जीके हैं इसकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। उम्मीद करती हूँ मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो भी सब्जेक्ट हैं, अब तो हमने मैथ और जीके दोनों को स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे हम हरियाणा जीके की भी, अदर जीके की भी, या फिर इंग्लिश, हिंदी और सारे सब्जेक्टों की भी क्लासेज शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।